हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हमें देखना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है। एक है बल और दूसरा है संवेग। इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द लीनियर मोमेंटम। तो चलिए बिल्कुल एक जनरल कहानी से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर एक नए क्वांटिटी मोमेंटम यानी कि संवेग को परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस टर्म को दिया था सर आइजैक न्यूटन ने और उनने किस तरीके से इसको सोचा होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक कहानी ऐसी है कि सपोज करें एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा है ना, जैसे कि वो क्लास 1-2 के बच्चे रहते हैं जो साइकिल के बगल में दो चक्के और लगे रहते हैं जिससे कि वो गिरे ना। तो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, साइकिल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। रोड में आ रहा है तो आपने क्या किया, एक हाथ से उसको रोक दिया। अब बच्चे का ईगो हर्ट हो गया कि भैया ने मुझे साइकिल को रोक दिया। तो बच्चे ने क्या किया, अब अपने पिताजी को बताया। पिताजी के पास ट्रक थी। अब पिताजी ने क्या किया कि वो ट्रक को सेम स्पीड से रोड पर लाने लगे जिस रोड पर आप खड़े हैं। एक प्रकार से आपको चुनौती दे रहे हैं कि आपने बच्चे के साइकिल को रोका, ट्रक को रोक करके दिखाओ। तो पहले आ रही थी साइकिल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब आ रही है ट्रक विद द सेम स्पीड दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। क्या अब आप उसको रोक पाओगे? क्या आप क्या 10-20 लोग भी अगर वो कोशिश करेंगे तो ट्रक को आप रोक नहीं पाएंगे। ट्रक सबको अपने साथ लेते चल जाएगा, क्योंकि ट्रक को रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू साइकिल। तो यहां से एक चीज सीधी से समझ में आ रही है कि अगर कोई दो वस्तु है जिन दोनों का वेग समान है तो उस वस्तु को रोकने में ज्यादा बल लगेगा जिसका द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं, है ना। दो ऑब्जेक्ट है मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, बट वन विच इज हैवियर विल रिक्वायर मोर फोर्स टू बी स्टॉप्ड, है ना। जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी रोकने के लिए। तो पहला चीज यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है दोस्तों, किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, है ना। मास, इसी को क्या कहते हैं? संहति कहते हैं या तो फिर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो सब इसी के नाम है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, स्पीड सेम रखा था ट्रक और साइकिल का, बट तो छोटे बच्चे के साइकिल को रोकना बहुत आसान था और ट्रक को रोकने के लिए तो फिर बात ही नहीं है। अच्छा, आप और अगर मास को बढ़ा देंगे, आप ट्रेन आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो देखिए तीनों केसेस में स्पीड सेम है लेकिन मास जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, संहति जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, उसको रोकने के लिए जो बल आवश्यक है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया कि फोर्स और मास का सीधा सीधा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक, अब दूसरी कहानी ऐसी है कि हमने क्या लिया, एक गोली ली। गोली मतलब वो बुलेट, जो गाड़ी फटफटिया बुलेट नहीं, जो बंदूक से AK-47 से गोली निकलती है वो लिया हमने। अब मेरे हाथ में सपोज करें एक छोटा सा गोली है, बंदूक की गोली है, उसको मैंने दीवार पे फेंक दिया, ठीक है। अब वो क्या दीवार को छेद कर पाएगा? क्या वो दीवार को, क्या वो तो किसी प्लास्टिक के बॉक्स को भी छेद नहीं कर पाएगा अगर मैंने फेंक दिया तो, ठीक है। दूसरे केस में उसी गोली को, उसी बुलेट को हमने गन में डाला, लोड किया, चला दिया प्लास्टिक बॉक्स में। अब क्या होगा, वो प्लास्टिक बॉल को छेद करता हुआ आगे निकल जाएगा। ऐसा किस लिए या ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जब आपने उसको गन में लोड करके जब फायर किया तो उसके पास स्पीड बढ़ गई। अब चूंकि स्पीड बढ़ गया तो अब वो जो फोर्स लगाएगा उस दीवार पर वो बहुत बढ़ जाएगा, है ना। आपने जब फेंका था तो स्पीड बहुत कम थी। देखिए गोली वही है, सेम गोली है ना, सेम बुलेट है। एक बार आपने हाथ से फेंका था और एक बार आपने गन पर लोड करके चलाया। तो जब गन पर लोड करके चलाया तो उसका फोर्स इतना बढ़ गया कि वो दीवार को भी छेद कर सकता है। अब बताइए यहां पर किस केस में फोर्स ज्यादा लगा? जाहिर सी बात है जब स्पीड उसकी ज्यादा थी तो फोर्स ज्यादा लगा। अब यहां पर दोनों गोली सेम है तो दोनों का मास तो सेम हो गया, द्रव्यमान तो समान हो गया, लेकिन स्पीड बढ़ने पर जो फोर्स लगा वो भी बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि फोर्स, स्पीड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो फोर्स और किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों? चाल पर, यानी कि रफ्तार कहिए या गति कहिए। और इसके साथ भी कैसा इसका संबंध है?
समानुपात, डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हमने दोनों प्रकार के एग्जांपल्स देख लिए। यहां पर स्पीड सेम रखा था, मास अलग करने पर फोर्स अलग हो गया था, मास बढ़ा दिया था तो फोर्स बढ़ गया था। यहां पर क्या किया हमने, मास को सेम रखा, माना संहति द्रव्यमान को समान रखा, लेकिन चाल बढ़ा दिया, माना कि वेग बढ़ा दिया, है ना। डायरेक्शन के साथ ले लेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, वेग कहलाएगा, है ना। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, वेग। तो यहां पर दूसरे केस में क्या किया, द्रव्यमान को समान रखा लेकिन वेग को बढ़ा दिया, तब भी बल बढ़ गया। तो देखने को क्या मिला कि जब सर आइजैक न्यूटन ने देखा भाई कि दोनों में से कोई भी एक चीज हम बढ़ा रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, या कम कर रहे हैं तो बल कम हो रहा है, या दोनों को बढ़ा रहे हैं तो भी बल और बढ़ रहा है, दोनों को कम कर रहे हैं तो भी बल और कम हो रहा है, तो क्यों ना दोनों को मिला करके एक नई राशि को परिभाषित कर दिया जाए, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि भाई बल कितना लग रहा है। तो उनने क्या किया, ये संहति जिसे द्रव्यमान कहते हैं और ये वेग, क्योंकि दोनों का असर हो रहा था बल पर, तो संहति और वेग को मिलाया और एक नया राशि बनाया। ध्यान से देखें, इस स को देखें और इस वेग को देखें, दोनों मिलकर के क्या बन गया, संवेग। तो यहां से आता है दोस्तों संवेग, है ना। इसी को इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम यानी कि क्या कहते हैं, मोमेंटम, है ना। दिस इज मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है, मास विद वेलोसिटी, यानी कि मास प्लस वेलोसिटी। तो एक नई राशि, बार बार हमको मास को अलग या वेलोसिटी को अलग देखने का जरूरत नहीं है, मास और वेलोसिटी को हम एक साथ देखेंगे। दोनों के गुणनफल को हमने संवेग के बराबर ले लिया। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब चूंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में गति, इसलिए इस मोमेंटम को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, दैट इज रेखीय संवेग। तो यहां पर एक चीज आप और क्या जोड़ सकते हैं, संवेग के पहले क्या जोड़ सकते हैं, रेखीय, क्योंकि सरल रेखा में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और यहां पर मोमेंटम के पहले क्या लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। होता क्या है ना कि आगे के चैप्टर्स में जैसे रहते हैं एंगुलर मोमेंटम भी रहता है, कोणीय संवेग भी रहता है, जब घूर्णन गति पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तो ये एक जनरल आइडिया हमने यहां से समझा कि संवेग क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब एक्चुअल में संवेग का जो डेफिनेशन है और उसके जो फीचर्स हैं, एसआई मात्रक, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको छोटे पी से, स्मॉल पी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो लिखते कैसे हैं इसको, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब चूंकि वेलोसिटी सदिश है तो एरो लगाया और यहां पर भी लगाया एरो। अब देखें ध्यान से, तो P कैसी राशि हो गई, जो संवेग है वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि, मतलब कि वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसका कुछ दिशा होगा, तो इसका दिशा किसके अनुदिश रहेगा, जो दिशा v की, जो दिशा v की माने कि वेग की, वही दिशा संवेग की। अगर वेग है पूर्व की ओर तो संवेग भी पूर्व की ओर। तो सीधा सीधा यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी, डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी, मतलब जो संवेग की दिशा है वो कैसी होगी, वेग के अनुदिश, यानी कि वेग की ओर, जिस दिशा में वेग उसी दिशा में संवेग। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट। तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी है, मास का आएगा किलोग्राम यानी केजी, वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद हर बार की तरह हम क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किलोग्राम की जगह लिखेंगे एम, मीटर मतलब लंबाई, कितनी बार आया, एक बार, घात में क्या है 1 है ना, पावर में कितना है दोस्तों, मीटर के ऊपर 1, तो यहां भी 1 आएगा। तो m1 l1, किलोग्राम एक बार, मीटर एक बार, और सेकंड मतलब टाइम टू द पावर -1, तो m1 l1 t टू द पावर -1। और क्या है ये 1 को आप नहीं लिखते तो ये हो जाएगा mlt -1, ठीक है। 1 को नहीं लिखते लेकिन -1 को तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम का एक जनरल फीचर, बेसिक आइडिया, जो कि यहां से आपको देखने को मिल रहा है। अब इस फॉर्मूले से देखें, अगर इसको मैं केवल परिमाण लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, संवेग का परिमाण, है ना, संवेग का परिमाण। तो जब हम परिमाण लिखते हैं तो केवल क्या लिख देते हैं, ये एरो नहीं लगाते, है ना, केवल परिमाण लिख रहे हैं। अब यहां पर
इसी चीज से कई बार क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहां पर तीन पैरामीटर्स हैं, एक है पी संवेग, दूसरा है मास द्रव्यमान और तीसरा है वेलोसिटी। तीनों में से क्वेश्चन में क्या कर सकता है, कोई भी दो चीज आपको देगा और तीसरे के बारे में पूछेगा। तो यहां से और क्या क्या फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, एक यहां से निकल करके आ जाएगा m इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब किसी प्रश्न में आपको संवेग का मान दे दिया और वेग का मान दे दिया तो द्रव्यमान पूछ सकता है, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, है ना। किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है मोमेंटम का वैल्यू दे दे और मास का वैल्यू दे दे और क्या पूछ रहे आपसे, वेलोसिटी पूछ रहे, तो आप इसको निकाल लेंगे। तो सेम है ना, सेम फॉर्मूले से आ रहा है। तो मोमेंटम के लिए इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे हुए हैं प्रीवियस। व्हाट इज द मोमेंटम, देखिए स्क्रीन को पॉज कर लिया करिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, पॉज कर लें, आप खुद से बनाने का कोशिश करें, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें आप लोग, ठीक है। चलिए यहां पर क्या क्या दिया है दोस्तों, देखिए मास दे दिया है हमको, है ना 14 kg, और वेलोसिटी कितना दे दिया है 28 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या रहा है, मोमेंटम, है ना। 14 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, 28 मीटर उसका वेग हो गया प्रति सेकंड, और संवेग हमको निकालना है। तो बस क्या फॉर्मूला पढ़ा संवेग का हमने, पी से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है दोस्तों, यहां पर देखिए 14 इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, देखिए 28। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सारे वैल्यूज कम दिख रहे हैं, एक यही वैल्यू है जो कि आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जो इसको संतुष्ट कर सकता है। तो कितना आना चाहिए, ये 392 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट का ध्यान देंगे, है ना। तो ये जो है आपका जो क्या बोलना चाहिए, आंसर आ जाएगा, दिस इज बी 392 kg मीटर पर सेकंड, ठीक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला में रखने वाला था। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोमेंटम, है ना। फिर से स्क्रीन पॉज करके इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों देखिए मोमेंटम निकालना है आपको, दो चीजें पता होना चाहिए, एक मास और दूसरा वेलोसिटी, है ना। मास मतलब द्रव्यमान कितना दिया है m/2, और वेग कितना दिया है इसका, देखिए 2v, तो रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2v, 2 कटेगा और यहां से मिल जाएगा m इंटू वी, तो ये आंसर आ गया, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, सब बेसिक क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, है ना, किसी वस्तु की चाल को दोगुनी कर दी जाए, तो इतने सारे आपके ऑप्शंस यहां पर दिए गए। स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, उसकी त्वरण दोगुनी हो जाएगी। तो मैं आपको यहां से आंसर बता देता हूं कि वो क्या हो जाएगा, उसकी संवेग दोगुना हो जाएगी। क्यों दोगुना हो जाएगी समझिएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए शुरुआत में प्रारंभिक स्थिति, इनिशियली क्या था, प्रारंभ में इसका द्रव्यमान m था और वेलोसिटी v था, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, ये प्रारंभ हो गया। फिर अंतिम स्थिति, फाइनल कंडीशन क्या हो रहा है बताइए, इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है या स्पीड कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो मास तो दोस्तों अभी भी m रहेगा, मगर ये जो चाल है स्पीड, वो v से क्या हो जाएगा 2v, क्योंकि डबल हो रहा है ऐसा बोल रहा है ना। तो यहां पर p क्या निकल जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। और ये चूंकि नया p है तो इसको p डैश ले लिया, तो देखिए क्या आ जाएगा, p डैश इज इक्वल टू 2 इंटू mv, और ये p डैश क्या आ जाएगा, इस mv की जगह पर आप क्या रख दें, इस p को रख दें। तो शुरुआत में कितना था संवेग p, अभी कितना हो गया, दोगुना, इसलिए ये क्या हो गया, दोगुना हो गया। क्लियर है। अच्छा यहां पर ना ये समझने वाली बात है, अगर v 3 गुना होता तो p कितना हो जाता, 3 गुना, ठीक है, v 4 गुना तो p 4 गुना, तो ऐसे रख करके आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक। अब बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, है ना। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। इसमें कहीं पर भी वेग आया है क्या, कहीं पर भी वेग आया है नहीं। तो जो देखिए चाल दिया है, चाल मतलब अभी वेग ले लीजिए, है ना, क्योंकि चाल में दिशा जोड़ देंगे तो वेग हो जाएगा। तो इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं, कहीं स्पीड है ही नहीं, तो आप स्पीड को 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, स्थितिज ऊर्जा जितनी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। फिर त्वरण की बात कर रहा है, तो त्वरण भी उसके डबल होने से त्वरण डबल हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बाय टी। तो त्वरण इस v के साथ साथ t पर भी डिपेंड करता है।
अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि केवल v का दोगुना कर दिया गया है और समय के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि त्वरण दोगुना हो रहा है कि 3 गुना हो रहा है, क्योंकि त्वरण और किस चीज पर निर्भर कर रहा है? समय पर। एक्सेलरेशन टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, इसलिए आप इसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वेलोसिटी के डबल होने पर एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन मोमेंटम, संवेग दोगुनी हो जाएगी, तो ये तो मैंने बिल्कुल आपको करके दिखाया। शुरू में एम वी था तो एम वी पी के बराबर हो गया, शुरू वाला मोमेंटम। फिर आखिरी बाद में कैसा वो भी आप देख ही रहे हैं, 2 टाइम्स हो गया तो 2 गुना आ गया, तो ये आंसर। गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये होगा इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। मान लिया हमने इसका प्रारंभिक द्रव्यमान था m और प्रारंभिक चाल कितना था v, तो अंतिम कितना हो जाएगा समझेंगे। हाफ की जगह हाफ रहेगा। मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है? जो स्पीड है वो डबल हो रही है, तो अगर यहां v है तो डबल होने के बाद स्पीड कितनी होगी? 2v। और ये जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा यानी कि गतिज ऊर्जा, उसको मैंने क्या ले लिया? k डैश ले लिया। अब देखिए ये स्क्वायर इसका भी होगा और 2 का भी होगा, तो क्या निकल करके आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इज इक्वल टू के डैश। अब देखिए दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? इस के बराबर, जो कि इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगा? 4k इज इक्वल टू के डैश। मतलब कि जो नया गतिज ऊर्जा है वो पुराने गतिज ऊर्जा के कितना हो गया? 4 गुना, 4 टाइम्स। क्लियर? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो उसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है ना। के जो है फॉर्मूला क्या लिखा हमने? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो रहा है? के जो है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर v 2 गुना होगा तो k 4 गुना, उसका वर्ग स्क्वायर। v 3 गुना होगा तो k यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, v 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 3 का वर्ग 9 गुना हो जाएगा। v अगर 4 टाइम्स होगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। क्लियर है? और यहां पर मोमेंटम प्रोपोर्शनल है किसके? देखेंगे इसी प्रोपोर्शनलिटी वाले से। मोमेंटम का फॉर्मूला है mv, तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल है m के और मोमेंटम प्रोपोर्शनल है v के। तो यहां पर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। v 2 टाइम्स तो p 2 टाइम्स, v 3 टाइम्स तो p 3 टाइम्स, m 2 टाइम्स तो p 2 टाइम्स, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो इसका आंसर भी हो गया, और बाद में एक जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया आपको स्ट्रिक के साथ बताया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए एक सिचुएशन से समझते हैं इसको कि न्यूटन सेकंड लॉ कहना क्या चाहता है। सपोज करें ये यहां पर ग्राउंड लिया हमने और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और शुरुआत में इसकी वेलोसिटी थी u, ठीक है। उसके बाद अच्छा इस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है F। अब चूंकि फोर्स लग रहा है, धक्का दे रहे हैं उसको, तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी दोस्तों। बढ़कर के कितनी हो गई? v, मास m है ना। माना ये जो पोजीशन है उसका A है और ये पोजीशन है उसका B है। तो अब देखें कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले F को परिभाषित करते हैं कि यहां पर F क्या है। F है असंतुलित बाह्य बल, असंतुलित। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ में, वो है बाह्य बल होना चाहिए। ये F कभी भी आंतरिक बल नहीं है, अणु परमाणु के अंदर जो बल लग रहा है वो नहीं है, वस्तु के बाहर से जो बल लग रहा है ना, दिस F इज एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। इंटरनल फोर्स, केमिकल फोर्स जो है वो सब नहीं लेंगे, है ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये है असंतुलित बाह्य बल। अच्छा, द फैक्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, ये इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बहुत क्लैरिटी के साथ हमने डिटेल से देखा हुआ है। तो प्लीज जो पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं वो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आरआरबी जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इनर्शिया उसका थंबनेल है, इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वहां से आप इसको देख सकते हैं। असंतुलित बाह्य बल। यहीं पर कहीं कहीं पर और क्या दिया रहता है, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, परिणामी बाह्य बल। तो दोस्तों अभी के लिए आप इतना समझ ले, असंतुलित मतलब जो भी परिणामी बल लग रहा है ना वस्तु पर बाहर से,
वही है आपका असंतुलित बल। क्लियर है? ठीक है। अभी तो यहां पर हमने एक फोर्स लगता दिखाया, बहुत सारे फोर्सेस यहां पर लग सकते थे, ऊपर नीचे अगल बगल से। तो सबका नेट फोर्स जो आएगा वो क्या है, यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो ये यहां पर लग गया क्या, F। और ये जो F है वो कितने समय के लिए लग रहा है, तो उस समय को हम ले लेते हैं T। ठीक है, तो T क्या है, द टाइम फॉर विच द फोर्स F acts on the object। ठीक है, तो T है जितने समय के लिए, जितने समय अंतराल के लिए वस्तु पर बल लगाया गया, वो समय T है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये यहां से निकल करके आया। तो ये तो खैर आप सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो भी देखेंगे। तो ये सिचुएशन हो गया। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो F यहां पर लग रहा है, F, वो दोस्तों F जो लग रहा है वो समानुपात है संवेग के परिवर्तन, है ना। देखिए ये F किस पर लग रहा है, वस्तु पर। तो ये जो बल लग रहा है वो समानुपात है वस्तु के संवेग के परिवर्तन दर के, वस्तु के संवेग का परिवर्तन दर। ठीक है, अच्छा, वस्तु के संवेग का परिवर्तन दर मतलब कि संवेग का परिवर्तन समय के साथ, संवेग का परिवर्तन समय के साथ जितना जल्दी होगा बल भी उतना ही अधिक होगा। तो इसको देखिए, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा। देखिए, तो मोमेंटम मतलब अभी देखा मास इनटू वेलोसिटी, तो mu होगा। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी मतलब mv, ये होगा। तो इसको हमने ले लिया, मान लीजिए दिस इज p1 इनिशियल मोमेंटम, इसको क्या ले लिया, p2। क्लियर? तो यहां से जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वस्तु के संवेग का परिवर्तन दर, मतलब ऊपर में आएगा संवेग का परिवर्तन बटा ये संवेग को परिवर्तन होने में कितना समय लगा, तो समय अंतराल। यही है न्यूटन का दूसरा नियम कि जो बल है वो समानुपात है वस्तु के संवेग के परिवर्तन दर की, है ना। तो ऊपर क्या है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, टाइम। तो ये होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब ये क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स भी बढ़ेगा, ये क्वांटिटी कम होगी तो फोर्स कम होगा। यही है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, है ना। ठीक है, दैट force acting on an object is directly proportional to rate of change in linear momentum of the object, and this is actually unbalanced force ना, unbalanced force। ठीक है, unbalanced मतलब वस्तु पर आरोपित या लगने वाला, वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल उसके संवेग परिवर्तन
के दर के समानुपात होता है। यह है दोस्तों न्यूटन्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पर तो मैंने आपको केवल क्या बताया कि एक सिचुएशन दिया कि फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो संवेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो संवेग जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा संवेग बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये उसी को हमने यहाँ पर एक समझ से लिखा था भी कि जितना ज्यादा संवेग बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, और जितना जल्दी बढ़ेगा संवेग उतना ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं और उसको स्पीड जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो समय जितना कम, फोर्स उतना ज्यादा। कम समय में आपको ज्यादा स्पीड बढ़ाना है अगर, तो आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो समय को इसलिए कहां लिखा? नीचे। तो फोर्स जो है वो टाइम के इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपात है। अगर आपको कम समय में ज्यादा मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम ऊपर आया है, संवेग का परिवर्तन, और जो समय अंतराल है वो कहां पर आया है? नीचे आया है। तो यहां से एक बहुत बढ़िया पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है, देखिए कि ये जो पॉइंट है मैं यही लिख देता हूं। ये जो पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो F है वो टाइम के इनवर्स रिलेशन है। इसको हम आगे देखेंगे। F जो है वो टाइम के इनवर्स व्युत्क्रमानुपात संबंध है। जितना समय कम लगेगा संवेग परिवर्तन में, बल उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से जो फोर्स निकल रहा है वो क्या निकल करके आएगा, देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाय T। ऊपर क्या लिखा था? चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम क्या था? देखिए हमने इसको क्या लेके रखा है? P2 लेके रखा है ना, mv, और P1 क्या है यहाँ पर? mu। तो दोस्तों ये हो जाएगा P2 माइनस P1। आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहां से क्या निकल करके आएगा, देखिए P2 मतलब mv, P1 मतलब mu, और नीचे क्या आएगा? t। और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? m कॉमन लीजिए, ये होगा v माइनस यू बाय टी। और आपको पता है ये जो v माइनस यू बाय टी है इसे हम लिखते हैं त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। तो देखिए कितना बढ़िया सा यहां से रिलेशन निकल करके आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है, I mean MA, F is directly proportional to MA। अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है दोस्तों। ये तो हम फिजिक्स में करते हैं। और SI मात्रक में K का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1। जब कभी भी आप इसको हटाते हैं ना, समानुपात के चिन्ह को, तो वहां पर एक आपको एक नियत एक कांस्टेंट चीज लेनी पड़ती है ना। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटा के इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या निकल करके आ जाएगा? ma। और ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। तो ये आ गया न्यूटन के सेकंड लॉ का। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। अब इसी से और क्या निकल जाएगा? अगर आपको फोर्स और मास दिया है तो वो निकल जाएगा, फोर्स और एक्सेलरेशन दिया है तो वो निकल जाएगा। इससे एक बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। आप इसको और इसी फॉर्मूले से ये भी निकल सकता है, किसी क्वेश्चन में फोर्स और मास दिया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में फोर्स और एक्सेलरेशन दिया है तो मास निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने कर लिया। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ध्यान से रखेंगे, और ये जो सिचुएशन है ये भी आप चीजों को समझ करके चलेंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा आपसे कि सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको समझिएगा। हाँ चलिए, ये तो फॉर्मूला निकल करके आ गया, समझ में आ गया। अब एक चीज और, इस इक्वेशन को देखें, इस वाले इक्वेशन को, F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाय T। इस वाले को मैं अगर आगे ले जाऊं तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखिए कि देखिए यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है क्या? देखें कि F इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखा? P2 माइनस P1 बाय T। अगर मैंने मान लिया कि किसी कंडीशन में अगर P को हम, या जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या ले लें? कांस्टेंट ले लें, नियत ले लें, है ना, अपरिवर्ती।
तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर का क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ऐसे सिचुएशंस आएंगे हमारे पास अभी जब मोमेंटम में चेंज कांस्टेंट रहेगा, तो फोर्स पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर जाएगा, समय पर। इसका मतलब देखिए कितना बेहतरीन रिलेशन आ रहा है, समय जितना अधिक फोर्स उतना कम, और समय जितना कम फोर्स उतना अधिक। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है। अच्छा, ये कौन सा समय है उसको भी समझे। जिस समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन आ रहा है, ये वो समय है, द टाइम फॉर विच मोमेंटम इन चेंज इन मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस। अब ये समय मतलब अगर संवेग का परिवर्तन कम समय में हो जाता है तो बल अधिक लगेगा, और संवेग का परिवर्तन होने में ज्यादा समय लगता है तो बल कम लगेगा, है ना। इफ दिस टाइम, जो टाइम लग रहा है ना मोमेंटम चेंज होने में, अगर वो कम रहता है दोस्तों तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर टाइम को आपने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। इसको आप एक ऐसे समझिए, जैसे कि आप एक, जैसे मैंने कहा, आप एक बॉक्स को 50 किलो का बॉक्स है, जमीन पर है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, है ना। अब उसका मोमेंटम धक्का दे रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ेगा मतलब मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ही तो मोमेंटम है, तो आप जैसे जैसे धक्का देंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो अगर आप जोर से धक्का देंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो उसका मोमेंटम जल्दी चेंज होगा, मतलब कम समय में ज्यादा मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स बढ़ा दिया, तो फोर्स बढ़ा तो टाइम कम लग गया। ये समझ रहे हैं, इनवर्स रिलेशन है। उसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रही है, आप उसको रोकना चाहते हैं, अगर आप उसको जल्दी रोकना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप उसको आराम से रोकना चाहते हैं तो कम फोर्स लगाइए, वो धीरे 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 रुक जाएगा। इट इज लाइक आप साइकिल चला रहे हैं, आपको जल्दी से साइकिल को रोकना है तो आप क्या करेंगे, टाइट ब्रेक लगाएंगे एकदम झटके से, तो साइकिल क्या होगी, बहुत जल्दी रुकेगी, लेकिन उसके लिए ब्रेक फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। तो क्या हो रहा है, मोमेंटम में चेंज आया साइकिल के, जो भी रहा होगा शुरू में साइकिल की स्पीड वेलोसिटी के कारण mv, ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, 0। तो मोमेंटम में चेंज तो सेम आया, चाहे आप झटके से साइकिल को रोकें या धीरे धीरे ब्रेक लगा करके रोकें। शुरू में mv था, धीरे धीरे होते होते फाइनल कितना आया, 0। तो चेंज इन मोमेंटम सेम है, चाहे आप धीरे ब्रेक लगाएं साइकिल चलाते हुए, चाहे जोर से। लेकिन जब जोर से आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आपने फोर्स बढ़ा दिया, तो अब जो मोमेंटम में चेंज आएगा mv से 0 होने में, यानी कि साइकिल को रुकने में, वो कम समय में हो जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स को बढ़ा दिया। और जब आप धीरे ब्रेक लगा रहे हैं तो साइकिल को रुकने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो जितना ज्यादा बल लगाएंगे कम समय में वस्तु रुकेगी अगर वो गतिमान अवस्था में है, और कम बल लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब जब समय अंतराल बढ़ेगा बल जो है वो कम होगा, है ना, और जब जब ये समय अंतराल कम होगा बल जो है वो बढ़ेगा। तो मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन मोमेंटम, लेसर विल बी द फोर्स एंड वाइस वर्सा। क्लियर है ना। अब इसको किस एग्जांपल से समझते हैं, देखिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, नहीं भी खेला है तो आप इसको एक्सपीरियंस किए होंगे या देखे होंगे कि जब कोई क्रिकेटर बॉल ऊपर से आती है कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे लेता है। बचपन में भी हम पढ़ते हैं ऐसा, 9वीं में, 7वीं 8वीं में। तो होता क्या है देखिए, अब सपोज करें जब ये बॉल इसके हाथ में आ रही थी ना, इसके हाथ में, तो बॉल का हमने मास ले लिया कितना, m, और इसका वेलोसिटी कितना ले लिया, v। तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी। अच्छा, फाइनली जब उसके हाथ में बॉल चले जा रही है क्रिकेटर के, तो वेलोसिटी कितनी हो गई बॉल की, उसकी 0, क्योंकि कैच पकड़ना मतलब क्या है, रोक दिया बॉल को। तो वेलोसिटी 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग जो है, रेखीय जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो गया, 0। कुल मिला के बात इतना हो रहा है कि मोमेंटम mv से कितना हो जा रहा है, 0। मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो दोनों ही केसेस में सेम है। कौन से दो केस हैं, पहला केस क्या है कि बॉल आ रही थी और हाथ को वहीं का वहीं रखते हुए पकड़ा हुआ, तो बॉल क्या होगी, उसके हाथ में आएगी और झटके से वहीं पर रुक जाएगी, है ना। दूसरा केस क्या है, जब बॉल आ रही थी तो उसने अपने हाथों को पीछे लिया, तो अभी भी गेंद रुक रही है, लेकिन अब रुकने में थोड़ा समय ज्यादा ले रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम करते फाइनली 0 किया। तो दोस्तों केस 2 में क्या हो जा रहा है, जब वो अपने हाथों को पीछे कर रहा है ना, तो क्या हो जा रहा है समझिएगा, हाथों को पीछे करने से समय बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है, t बढ़ जा रहा है,
और अभी हमने क्या देखा कि जो F है वो T के इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपात है। तो अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जितना सॉरी जितना आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर के उसको रोकेंगे उतना ही कम बल महसूस होगा हाथ में। और अगर आप वहीं पर हाथ को रखे रखे रहेंगे और आप हाथ थोड़ा भी पीछे नहीं ले जाएंगे तो बॉल आएगी, झटके से आपके हाथ में रुकेगी, तो टाइम बहुत कम लगा उसको रुकने में, तो आपके हाथों में जो बल लगेगा ना वो बहुत अधिक होगा और चोट भी लग सकता है, क्योंकि वो बॉल कड़क रहती है, ड्यूस बॉल रहती है एक्चुअल में जो क्रिकेट चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए हाथ को क्या करते हैं, पीछे करने पर टाइम हम बढ़ाते हैं, और टाइम बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कम होता है, तो हाथों पर चोट नहीं आता। तो यही तो प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी। यहां जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, समय अंतराल बढ़ने पर वह कम बल महसूस करता है, बिकॉज ही एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ जाइए। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, आप उसको जल्दी रोकना चाहते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी है। और आराम से रोकना चाहते हैं तो बल आप धीरे धीरे लगाइए। ठीक है, अच्छा इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए। जो एथलीट होते हैं ना, जो वो हाई जंप वाले होते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं फिर ऐसे कूद जाते हैं, तो वहां पर भी जहां पर वो कूद करके जाते हैं वहां पर रेती बिछाया जाता है। ठीक है, और जहां पर रेती वगैरह नहीं होता, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर गद्दे वगैरह डाल देते हैं, कुशन, है ना। उससे क्या हो रहा है ना, रेती डालने से क्या होता है कि जब उनकी बॉडी रेत के संपर्क में आती है तो वो एकदम से नहीं रुकती, है ना। उनकी बॉडी क्या होती है, थोड़ा समय लेती है रुकने के लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे। और अगर रेती ना डाले, डायरेक्ट जमीन रख दे, तो उनकी बॉडी क्या होगी, झटके से रुक जाएगी। जैसे अभी क्रिकेट के कैच पकड़ने वाले में हुआ था, उसने हाथों को पीछे लिया, तो उसने हाथों को पीछे लग करके क्या किया, उस बॉल के संवेग को धीमी गति से परिवर्तित किया, है ना। तो बॉल वहां भी रुक रही थी, वैसे ही इसका बॉडी रुक रहा है, दोनों केस में रुक रहा है। जमीन पर डायरेक्ट कूदेगा तब भी रुक रहा है, रेत में डायरेक्ट कूदेगा तब भी रुक रहा है। लेकिन दोस्तों रुकने में कहां ज्यादा समय लग रहा है, जब वो रेत में है। तो चूंकि समय ज्यादा लग रहा है, फिर से वही चीज ध्यान रखें, और चूंकि जब समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अन्यथा डायरेक्ट जमीन में कूदेगा तो बहुत ही कम समय में इसका बॉडी रुक जाएगा, तो इसको बहुत झटका लगेगा, है ना, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर भी हो सकता है फोर्स के कारण। इसलिए यहां पर रेती डाल दिया जाता है। तो ये सर आइजैक न्यूटन का जो दिया हुआ नियम है, पहचाना हुआ नियम है ना, जो कि ऑलरेडी नेचर में था। एक्चुअल में तो वो फोर्स का रिलेशन जो है वो मोमेंटम के साथ देता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो बिल्कुल देखते ही बनने वाला, है ना, क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखें दो फोर्स है यहां पर। ठीक है, पढ़ लीजिए आप। 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं, तो कुल बल कितना होगा। ये कोई वस्तु है दोस्तों, ये कोई वस्तु है। यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके, है ना। ये ऐसा लग गया, F1 कितना लग गया है, 10 न्यूटन, और इसी सेम डायरेक्शन में F2 लग गया है, दैट इज 5 न्यूटन। तो कुल परिणामी बल जिसे हम F नेट यानी नेट फोर्स कहते हैं, वो होता है F1 प्लस F2। और ये होता है जब कोई भी दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो ना, जैसे कि दो दोस्त आप लोग एक ही डायरेक्शन में हैं और किसी डब्बे को धक्का दे रहे हैं, तो दोनों का फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, चूंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। और यही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता, माइनस हो जाता। ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है, संपर्क में वस्तुओं के मध्य नहीं, ऐसा नहीं है। जड़त्व का नियम तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, एक्चुअल में ये बताता है बल के प्रभाव को। न्यूटन का पहला नियम तो जड़त्व का नियम है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के इफेक्ट को बता रहा है, क्योंकि फोर्स लगाने पर हमने क्या देखा, मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इफेक्ट ही तो है ना भाई। बल लगाने पर संवेग का परिवर्तन हो रहा है वस्तु में अगर, तो वो क्या है, एक्चुअल में प्रभाव है बल का। तो वही तो बता रहा है न्यूटन का दूसरा नियम, इसलिए यहां पर लिखा है इस बल के प्रभाव को जानने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ, ये सीधा सीधा आपको क्या दे दिया है, ठीक है ना। देखिए ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आप नोट कर लेंगे,
ठीक है, कि यहां पर वस्तु का संवेग का परिवर्तन दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपात होता है और उसी दिशा में होता है। मतलब परिवर्तन उसी दिशा में है जिस दिशा में बल है, तो नो डाउट इसमें। ठीक है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम, देखो यहां पर चौथा नियम भी दे दिया जो कि होता नहीं है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू दोस्तों मोमेंटम। दूसरा नियम जो है वो संवेग से जुड़ा हुआ है। बाकी जो दाब है उसका तो बात ही नहीं है इसमें। जड़त्व है वो प्रथम नियम है, ठीक है। और थ्रस्ट मतलब धक्का, तो इसमें धक्का और खींचना सब है, केवल धक्के की बात यहां पर नहीं है, तो मोमेंटम आएगा सीधा सा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमने इक्वेशन पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ है यही, ठीक है। सेकंड लॉ से आए, तो सेकंड लॉ एक्चुअल में हमको क्या दे रहा है कि फोर्स का वैल्यू बता दे रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है हमको। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ बता रहा है ना। अब इस पर बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और वो फिर हम इसको करते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज आपको ऐड कर देता हूं जो कि पहले नहीं बताया था, वो ये है कि सपोज करें कि अब ये कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और इसका स्पीड है गाड़ी का, लेट अस सपोज v स्पीड से चल रहा है, m है। अब इसमें क्या हुआ, ब्रेक लगाया गया, है ना, ब्रेक लगाया गया। तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाने पर अब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका जो अब वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0। मास तो खैर अभी भी m रहेगा। अब यहां पर जो इस पर, अच्छा और एक चीज, जब से ब्रेक लगा, कितने समय के लिए ब्रेक लगा, तो आप उस क्षण ब्रेक को दबाए रखेंगे ना, उस दरमियान इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो उस टाइम को हम क्या ले लेते हैं, t, ठीक है। तो जितने समय के लिए ब्रेक लगाया गया, जितने समय के लिए ब्रेक द्वारा फोर्स लगा, तो जब तक ब्रेक लगे रहेगा तभी तक रहेगा, ब्रेक द्वारा बल लगा। तो व्हाट इज टी, टाइम फॉर विच फोर्स ड्यू टू ब्रेक एक्ट्स, ये आएगा। क्लियर है ना ये। तो चलिए इस केस में हम फोर्स निकालते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो मैं निकालने जा रहा हूं। देखिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा हमने, m इंटू ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0। इनिशियल कितना था, v, कितने समय में हुआ, t। तो दोस्तों ये क्या निकल करके आएगा, देखिए F इज इक्वल टू 0 माइनस वी माइनस वी, बाहर लिया और ये आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहां पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है उसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to direction of motion of the object. This is very important, है ना। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, बताएंगे क्या दर्शा रहा है ऋणात्मक चिन्ह, कि बल की दिशा वस्तु के गति की दिशा के विपरीत है, ठीक है। तो जब कभी भी नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी अगर राइट साइड इस तरफ जा रही है ना, अगर आप कैमरे से देख रहे हैं तो आपके राइट, गाड़ी अगर राइट साइड जा रही है और फोर्स नेगेटिव आया, इसका मतलब फोर्स क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में। तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड, गाड़ी राइट साइड आपके रेफरेंस में और फोर्स लेफ्ट साइड। तो गाड़ी क्या होगी, कुछ देर के बाद रुक जाएगी, है ना, तभी तो ये ब्रेक का काम करेगी ना, इसलिए क्या आया, ये नेगेटिव आया। क्लियर है ये एग्जांपल, ठीक है। आप पहले स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लें। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देखें। सबसे पहले टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। 6 सेकंड में 5 से 8 हो जा रहा है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल,
फाइनल कितना है 8, इनिशियल कितना है 5, समय कितना लगा 6, तो ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 और 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मास दे दिया है 100, तो ये हो गया 100 kg। तो सिंपल सा है, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे m इंटू ए, तो दिस इज 100 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 न्यूटन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर देखिए मास दिया हुआ है, ठीक है, कितने समय के लिए लग रहा है 2 सेकंड, और 3 मीटर पर सेकंड से कितना कर दिया 7 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपको ना ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल की मात्रा यानी कि परिमाण ज्ञात करें। तो दूसरा पार्ट पढ़ लेंगे, पहले ये तो निकालना ही है फोर्स। तो फोर्स के लिए जो जो चीजें चाहिए सब दे दिया है वहां पर, क्लियर है। सबसे पहले फोर्स हमको पता है F इज इक्वल टू m है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा v माइनस यू बाय टी। तो भाई वेलोसिटी फाइनल की कितनी हुई 7, शुरू में कितनी थी 3, ये होने में कितना समय लगा 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहां से फोर्स निकल जाएगा दोस्तों m इंटू ए, m दिया हुआ है 5, एक्सेलरेशन है 2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ये क्लियर हो गया। अब अगला केस क्या दे रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अगर हम इसको केस 1 लेते हैं, तो अगले केस में क्या है, वो बोल रहा है कि जो जितने समय के लिए फोर्स लग रहा है ना, यहां पर कितना लग रहा था 2 सेकंड, बट यहां पर कितना लग रहा है बोलता है 5 सेकंड। ये पहले जो बल लग रहा था कितने सेकंड के लिए लग रहा था 2 सेकंड के लिए, अभी जो बल लग रहा है वो कितने सेकंड के लिए लग रहा है 5 सेकंड के लिए। तो पूछ रहा है अगर इसी बल को 5 सेकंड लगाएं तो वेग जो है वो कितना हो जाएगा, है ना। 2 सेकंड लगाने पर वेग कितना हो गया 3 मीटर से 7 मीटर प्रति सेकंड। भाई 2 सेकंड्स आपने फोर्स को अप्लाई किया तो उसका जो वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर इसी फोर्स को 5 सेकंड लगाएं तो उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अंतिम वेग, ठीक है। तो क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। टी हमको पता है, फोर्स तो उतना ही लग रहा है जितना पहले में लग रहा था, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, और मास भी डेफिनेटली उतना ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, और कितना है 5 kg। तो पहले यहां से हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा क्या वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एफ बाय एम। ये 10, m कितना दिया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, अंतिम वेग 5 सेकंड के बाद। तो समीकरण, गति का पहला समीकरण जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको लगाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो शुरू में कितना था इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया, एक्सेलरेशन की जगह 1 की जगह 2 रखे, और कितने सेकंड के लिए लग रहा है ये 5 सेकंड। तो चूंकि 5 सेकंड फोर्स लग रहा है तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी 5 सेकंड तक होते रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, है ना। भाई देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक का मास 2 किलोग्राम दिया है और ये, तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, F1 की बात करें तो इसका मास दिया है 2 kg और ये दिया है 5, तो 2 इंटू 5 मतलब 10 न्यूटन, है ना। देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को इतने त्वरण से 5 से, और दूसरा क्या दिया है 4 किलोग्राम है और त्वरण है 2, तो F2 जो है वो है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो m इंटू ए होता है, तो ये हो गया 8 न्यूटन। तो F1 इज ग्रेटर देन, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो किसको ज्यादा फोर्स चाहिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान को ज्यादा बल चाहिए, है ना, क्योंकि उसका त्वरण ज्यादा है इसलिए ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि हाँ, कि भाई कोई मोटर कार है जिसका स्पीड कितना दे दिया है 108, तो u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, ठीक है, पर आवर,
इसको दोस्तों आपने मीटर पर सेकंड में कर लिया करें एसआई सिस्टम में, क्योंकि बाकी सारी चीजें एसआई सिस्टम में है। एसआई मात्रक देखिए टाइम सेकंड में दिया है और यहाँ टाइम हो गया है आवर में, तो इस आवर को भी सेकंड में करेंगे, एसआई मात्रक में रखेंगे। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 6 तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया क्लियर। टाइम कितना ले रहा है स्टॉप होने में, टाइम ले रहा है 4 सेकंड्स, तो ये 4 सेकंड्स हो गया। और कार का टोटल यात्री वगैरह पैसेंजर वगैरह मिला करके जो इसका मास है वो है दैट इज 1000 kg। क्लियर है। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, एम पता है, अब हमको ए निकालना है ना। तो पहले का क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं एक्सेलरेशन कितना आएगा, यानी कि त्वरण, और त्वरण का सूत्र लगा देंगे यहां पर कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। अब यहां पर फाइनली ब्रेक मारने पर फाइनली कार क्या होगी, रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका जब ब्रेक लगाना चालू किया 30 मीटर पर सेकंड, तो ये आएगा 0 माइनस 30, और कितना टाइम लग रहा है 4, तो ये हो जाएगा 30/4, मतलब -30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से फोर्स निकल जाएगा है ना, और फोर्स क्या निकलेगा m इंटू ए, तो m की जगह रख दीजिए 1000 इंटू, ये माइनस को मैं सामने ले लेता हूं, ये हो जाएगा 30/4, तो ये 4 1 और ये आ जाएगा 250, तो ये फाइनली निकल करके आ जाएगा F इज इक्वल टू -7500 न्यूटन। और जब आप इसको 1000 से भाग दे देंगे ना तो ये हो जाएगा -7.5 किलो न्यूटन। क्या हो जाएगा, kn मतलब किलो न्यूटन, तो किलो मतलब मान इतना ही आएगा, 1000 से गुना करने पर इतना ही मिल जाएगा। अब देखिए ये फोर्स किस में आ रहा है, माइनस में। अभी हमने इसके पहले क्या लिखा था, माइनस साइन आया, मतलब क्या दर्शा रहा है कि ये जो फोर्स है गाड़ी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और लगना भी चाहिए भाई, गाड़ी ऐसे जा रही है, फोर्स उल्टा लगेगा तभी तो गाड़ी को रोकेगा, है ना। तो इसलिए माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट द फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, और तभी तो ब्रेक का काम करेगा। तो ये आपका आंसर निकल करके यहां से आ गया। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास। क्वेश्चन पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज कर लें, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पहले ले लिया ये जैसे कि m1 मास है, ये m1 मास है, इसमें कोई फोर्स लगा है ना, तो ये जो फोर्स लगा, कितना लगा फोर्स, ये 5 न्यूटन लगा है, 5 न्यूटन। तो दोस्तों इसका एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन निकल करके आ रहा है a1 जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से देखिए m1 क्या हो जाएगा, f1/a1। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, मैंने बताया आपको इसी फॉर्मूले से क्या निकल सकता है, आप चाहे तो m निकाल सकते हैं f/a, अगर a निकालना होता तो f/m कर देते, बस वही फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से f1 कितना दिया है 5 और a1 कितना है 10, तो m1 कितना आ जाएगा 0.5 kg। इसी प्रकार से दूसरा केस क्या दिया है, सेम 5 न्यूटन का फोर्स है, पहले मास m1 में दिया तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और उसी सेम फोर्स 5 न्यूटन को जब दूसरे वस्तु पर दिया जिसका द्रव्यमान m2 था तो 20 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया। तो यहां पर क्या है, अगर हम m2 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यह आ जाएगा f2/a2। f2 और f1 अलग अलग मैंने ले लिया है दोस्तों, मगर क्वेश्चन में दोनों सेम दिया, सेम फोर्स है 5 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 5, कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 का, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 0.25 kg। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब दोनों को मासेस को बांध दिया तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और फोर्स अभी भी कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये होगा f/m1 प्लस m2, तो फोर्स कितना आएगा 5 है ना, और ये कितना दिया है m1 है 0.5 और ये जो है आपका दिस इज 0.25, तो ये आ जाएगा 5/,
0.5 plus 0.25, this is 0.75. So this is actually 500 by 75. ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, दिस इज 25 3s are 25, दिस इज 20s are 20 by 3. तो एक्सेलरेशन आएगा 20 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसके बाद एक ट्रक है जो कि रेस्ट से चालू हो रहा है. रेस्ट से चालू हो रहा है मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. जब कभी भी आपको कह रहा है ना कि त्वरण जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, इसका मतलब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो. गति के जो 3 समीकरण हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब. क्लियर है. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना दिया है, विस्थापन या दूरी 400 मीटर, और समय कितना दिया है 20 सेकंड्स. क्लियर है ना. फाइंड द, हमको बल निकालना है. ठीक है, द्रव्यमान दे दिया है 7, तो मास दिया है 7 टन मतलब 7000. 1 टन में 1000 तो 60 टन में 7000. अब आपको पता है फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, m पता है, लेकिन a पता है क्या, हमको नहीं पता. तो पहले किसको निकालना पड़ेगा, a को. तो चलिए कैलकुलेशंस चालू करते हैं हम पहले a के लिए. तो दोस्तों a होगा v माइनस यू बाय टी. v दिया हुआ है क्या, देखें v दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. क्या u दिया है, u बिल्कुल दिया है. ठीक है, तो इस इक्वेशन से तो जो एक्सेलरेशन है वो नहीं निकल पाएगा. तो हम क्या करेंगे, दूसरा यूज करते हैं. दूसरा हमारे पास और क्या है बताइए. एक है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहां से u यहां पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो रेस्ट से चालू हो रहा है. तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा. बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर. यहां से a क्या निकलेगा दोस्तों, 2s बाय टी स्क्वायर. आप इसको और सॉल्व करोगे ना, तो s कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें कितना दूरी तय कर रहा है वो 400. कितना समय ले रहा है वो 20 सेकंड्स. उसका स्क्वायर है तो 2 बार होगा. तो 20 20 400 कैंसल, a मिल जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और फाइनली जैसे ही आपको a मिल गया, आप इस f के फॉर्मूले में रख देंगे m इंटू a में, तो आपको फोर्स मिल जाएगा. तो कितना है, m दिया है 7000 इंटू एक्सेलरेशन आया 2, तो यह आ जाएगा 14000 न्यूटन. और इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 14 किलो न्यूटन. दिस इज द आंसर. क्लियर है ना. चलिए नेक्स्ट. एन ऑटोमोबाइल व्हीकल है ना, इसमें भी देखिए मास कितना दिया है 1500. ये मास यानी द्रव्यमान दे दिया है आपको. क्लियर है. अच्छा, व्हीकल वही गाड़ी और रोड के बीच में कितना होगा, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है. एक्सेलरेशन के नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत है. ठीक है ना. मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सा यहां पर है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए. इतना ही करना है आपको. तो 1500 एक्सेलरेशन की जगह पर यह आ जाएगा, माइनस है तो ऐसे माइनस में रहेगा. ठीक है, ये आ जाएगा. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा वो आंसर होगा. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट. A hammer of mass 500 moving at 50 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब देखिए आपको पता है ना, जैसे हम हथौड़ी ठोकते हैं खीला लगाने के लिए, तो अब ये खीला है ना, ये जो इतना निकला है, मान लीजिए ये इस तरीके से खीला है और ये खीले का हेड है. और मैंने क्या करना है, ये हथौड़ी लेना है, ये हथौड़ी है, ये खीले से मैं ठोक रहा हूं. तो कुछ स्पीड से ठोकता हूं, तो कुछ जब स्पीड से ठोकता हूं तो क्या होता है, जैसे इसके कांटेक्ट में आता है खीला हल्का सा खसकता है, फिर वो हैमर वहां पर रुक जाता है. मतलब खीले ने हैमर पर फोर्स लगाया. समझ में आ रहा है. अगर फोर्स नहीं लगाता तो इस इमोशन में रहना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, खीला थोड़ा सा अंदर जाता है और फिर हैमर रुक जाता है. इसका मतलब इसके, अगर ये हैमर है, हथौड़ी है, तो इसके वेग जो कि पहले कुछ था, खीले के संपर्क में आते ही कुछ क्षण के बाद ये इसका वेग शून्य हो गया, ये रुक गया. मतलब इसका कुछ संवेग था और संवेग क्या हो गया, 0 हो गया.
तो इसके संवेग में परिवर्तन आया। तो जाहिर सी बात है जब इस हथौड़ी के संवेग में परिवर्तन आया तो इस पर कुछ बल लगा। तो बल कौन लगाया इस पर, किसके संपर्क में था, ये खिले के संपर्क में। तो जैसे ही ना हैमर वो जो आयरन नेल है उसके कांटेक्ट में आएगा तो हैमर का स्पीड कम होते जाएगा, और स्पीड कम होना मतलब अल्टीमेटली उसका मोमेंटम कम होना। मोमेंटम कम होते होते फाइनली उसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो। तो उसका मोमेंटम पहले कुछ था, अब जीरो हो गया। तो इस दरमियान हैमर के मोमेंटम में चेंज आया, और चेंज जिस ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, जिस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है फोर्स उसी पर अप्लाई होता है। तो यहां पर हैमर के मोमेंटम में चेंज आया तो फोर्स किस पर लगा, मानेंगे हैमर में लगा। और लगा कौन रहा है, किसके कांटेक्ट में आया, आयरन नेल के, खिले के। तो खिले ने हैमर पर फोर्स लगाया। वो फोर्स कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है न्यूटन सेकंड लॉ। भाई जो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम करेंगे, हैमर का चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वही उस पर लगने वाला फोर्स होगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले m दिया है 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे बटा 1000 तो ये आ जाएगा 0.5 kg। उसके बाद कितने वेग से, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना था 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेग, अंतिम वेलोसिटी जो आएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, वो आ जाएगा 0। और कितने समय में ये हो रहा है, कितने समय में हैमर रुक जा रहा है, मतलब है ना। तो टाइम कितना दिया आपको 0.01 सेकंड, मतलब खिले के कांटेक्ट में आया और उसके जस्ट 0.01 सेकंड के बाद वो रुक गया। बहुत कम समय में ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। तो आपको निकालना है हथौड़े पर लगाए गए बल, मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैमर, वो हमको निकालना है। तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसी का मोमेंटम चेंज लेंगे। यहां पर हथौड़ी पर लगने वाला बल निकालना है तो संवेग परिवर्तन किसका लेंगे, हथौड़ी का ही लेंगे। तो ये जो फोर्स निकलेगा ना, कौन सा फोर्स है ये, फोर्स एक्टिंग ऑन द हैमर, फोर्स एक्टिंग ऑन द हैमर, ठीक है। बल पर लगने वाला बल, ये कौन, सॉरी ये हथौड़ी पर लगने वाला बल है। ये कौन सा बल है, ये हथौड़ी पर लगने, ये वाला बल है। देखिए इसको देखें, हथौड़ी पर लगने गए बल, इस बल को मैंने क्या लिया F। तो मोमेंटम चेंज भी किसका लेंगे, हथौड़ी का ही लेंगे, है ना। तो हथौड़ी का मोमेंटम चेंज कितना आएगा दोस्तों, देखो mv माइनस mu बाय t। तो हथौड़ी का मास कितना होगा 0.5, ठीक है। तो ये m को कॉमन लीजिए, v माइनस यू बाय टी। तो यहां से क्या होगा, हथौड़ी का मास 0.5, हथौड़ी का फाइनल कितना हो जा रहा है 0, माइनस इनिशियल कितना है 50, और समय कितना लगा 0.01। सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 50 आएगा, क्लियर है। तो ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 50 बाय 0.01, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, देखें दिस इज एक्चुअली 0.5 इंटू 50 इंटू ये हो जाएगा 100। तो दिस इज एक्चुअली F इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 100, मतलब दिस इज 2500 न्यूटन, ये आ जाएगा। तो माइनस मतलब क्या दर्शा रहा है, हथौड़ी के गति की दिशा के विपरीत, और तभी तो विपरीत दिशा में बल लगेगा तभी तो जाकर के हथौड़ी रुकेगी ना। अ कांस्टेंट फोर्स, मास दिया है, मास इज 5 kg, है ना। कितने समय के लिए लग रहा है 2 सेकंड्स। और वेलोसिटी, ये जो 4 मीटर है, शुरुआत की वेलोसिटी दी है, मतलब प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल को हम क्या लेकर के चलते हैं u, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद बढ़ करके कितनी हो जा रही है 7 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज 7 मीटर पर सेकंड। और ऐसा होने में टाइम भी आपको दे दिया कितना लग रहा है, तो आपको निकालना क्या है, बल, फोर्स, ठीक है। तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, है ना। m और a को क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाय टी, ऐसा ही करते आ रहे हैं अभी तक हम। m दिया हुआ है आपको 5, जितने भी मान आपको सब ज्ञात हैं। v की जगह पर रखेंगे 7, u की जगह कितना आएगा 4, समय कितना है आपके पास 2। तो फाइनली आ जाएगा ये 5 इंटू 1.5, तो F इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन, ऑप्शन सी। 3/2 होगा, 15/2 7.5। नेक्स्ट
ठीक है, बॉल का मास दे दिया है दैट इज 100 ग्राम। इसको ना एसआई सिस्टम में कर लेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देने पर ये किस में कन्वर्ट होगा, किलोग्राम में, तो ये आएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें भी क्या बोलना चाहिए उसमें एसआई सिस्टम में है, मीटर सेकंड सब में। तो शुरुआत ये कितने से चल रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड से है ना। शुरुआत का कितना दिया है दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, और फिर 30 मीटर पर सेकंड से चलने के बाद वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना आ गया, 0। और ये सब होने में कितना समय लग रहा है उसको, भाई 30 मीटर प्रति सेकंड से शून्य वेग आने में कितना समय लग रहा है, 0.05 सेकंड। तो क्या निकालना है हमको, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर इज, क्लियर है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। अब यहां पर पूछ रहा है कि खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल, तो खिलाड़ी जो लगा रहा है बल वो एक्चुअल में किस पर लग रहा है, गेंद पर लग रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर इनडायरेक्टली पूछ रहा है गेंद पर लगने वाला बल, तो गेंद पर लगने वाला बल मतलब संवेग परिवर्तन किसका लेंगे, गेंद का। जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसी का संवेग परिवर्तन लेना है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम लेना है, यानी जो न्यूटन सेकंड लॉ में जो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम आता है, तो चेंज इन मोमेंटम किसका लेंगे, बॉल का लेंगे। क्लियर है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकालना है उसी का मोमेंटम चेंज लेते हैं। तो निकालने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, v माइनस यू बाय टी। तो ये आएगा 0 माइनस 30 बाय टाइम है 0.05। तो ये हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली माइनस 30 बाय 0.05। तो दिस इज एक्चुअली 3, ये 100 हो जाएगा है ना, 5/100 करेंगे, ये 5 आ जाएगा, माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके वैल्यू निकल करके आ गए। तो फोर्स निकल करके आ जाएगा m इंटू ए, मास इसका था 0.1, माइनस है, ए में माइनस है तो ये माइनस सामने ले लिया हम, इंटू आ जाएगा दिस इज 600, और फाइनली ये निकल जाएगा दिस इज माइनस 60 न्यूटन। तो दिस इज द, तो ये जो फोर्स आया है माइनस में आया है, जो कि किस पर लग रहा है, बॉल पर लग रहा है ना। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है बॉल पे वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूव्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, तो यहां पर मास दिया है 20 kg, एक्सेलरेशन त्वरण दिया है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा, है ना, 80 न्यूटन। तो यहां पर दिया हुआ है u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, इंटू 5/18, तो ये 18 1 जा 18 4 जा, तो ये इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनली कार क्या हो जा रही है, जाके रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 0, और उसको रुकने में कितना समय लग रहा है, इट टेक्स 4 सेकंड्स टू स्टॉप, रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, तो टाइम हो गया 4 सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा v माइनस यू बाय टी, मतलब v हो गया 0, u हो गया 20 और t जो है दैट इज 4। तो एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। m दिया हुआ है 1000 kg, तो दिस इज 1000 multiplied by -5 and f is equal to -5000 न्यूटन। सो द पॉइंट इज कि यहां पर f की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -5000 न्यूटन। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, मैग्नीट्यूड, मतलब बल का परिमाण निकालना है। और जब कभी भी जिक्र परिमाण की होती है या मैग्नीट्यूड की होती है तो हम माइनस साइन नहीं लेते, केवल और केवल उसका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर जब हम निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो केवल और केवल क्या आ जाएगा, 5000 न्यूटन।
मतलब कि 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि केवल क्या बोला है आपको, मैग्नीट्यूड। अगर इसी क्वेश्चन में ये टर्म मैग्नीट्यूड नहीं लगाता और केवल ये कहता व्हाट इज द फोर्स, तब आंसर कितना आता, -5000 न्यूटन। मतलब इस प्रश्न में केवल यह पूछता ब्रेक द्वारा लगाया गया बल क्या है, तब आंसर में माइनस आता। लेकिन अभी परिमाण पूछ रहा है, तो परिमाण मतलब केवल उसका आंकिक मान, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, तो माइनस साइन नहीं लेते और आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास पूछ रहा है, तो मास होगा F/a। ठीक है, F दिया है 20, एक्सेलरेशन है 2, दिस इज 10 kg। सिंपल क्वेश्चन, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।